नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कुछ सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में आती आवाज को सुनिए, गौर से सुनिए, और उसके बाद मैं बताता हूं कि ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं और क्यों नहीं ऐसे वीडियोज सुप्रीम कोर्ट को देखने चाहिए, और इस आधार पर, इस वीडियो में कही गई बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त और कड़े फैसले करने चाहिए। पहले आप वीडियो सुनिए। जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। ये सवाल जो हम भारत में पूछते हैं, ये तक वाले नहीं पूछते। तक वाले ये सब सच्चाई आपको नहीं दिखाते, लेकिन मैं राष्ट्र की बात करता हूं, और जो मेरे साथ मेरे देश के रास्ते में खतरा होगा, उससे मैं सवाल पूछूंगा। इसलिए मेरे साथ पूछता है भारत, और आप भी। ये साहब आवाज सुनकर आप पहचान चुके होंगे कि अर्नब गोस्वामी है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ। लगातार विवादों में रहे वही अर्नब गोस्वामी जो 7 दिन जेल से आए और आपात स्थितियों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत। लेकिन इस वीडियो में अर्नब क्या कर रहे हैं और ये वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश, तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश, देश में सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश, जहर फैलाने की साजिश, ऐसी साजिशों के खिलाफ कुछ बुद्धिजीवी और जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए। उन याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से 2 बार हलफनामा दिया गया और दोनों बार कहा गया कि मीडिया की भूमिका तो बहुत संतुलित है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे में 2 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि मीडिया के छोटे वर्ग ने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ संतुलित और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की। ये केंद्र की तरफ से कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तथ्यात्मक और संतुलित क्यों कहा गया? क्योंकि सवाल ऐसे तमाम चैनलों पर थे जिन चैनलों ने तबलीगी जमात को निशाना बनाया, जिन चैनलों ने जहर बोया, जिन चैनलों ने वो एजेंडा चलाया जिससे हिंदू मुसलमान के बीच खाई चौड़ी हो और देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी एक धर्म विशेष के माथे पर। कहा गया, क्या कह रहे थे अर्नब इस टेप में जो आपने सुना, यूट्यूब से मैंने खोज कर निकाला है, सुबह के वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं दिल्ली को इटली बनाने की साजिश है, और हमारे देश के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उससे सवाल पूछूंगा। वो यह देश अर्नब गोस्वामी का हो, बाकी किसी का नहीं, मुसलमानों का नहीं या जमात से जुड़े लोगों का नहीं। और अर्नब गोस्वामी और ऐसे बहुत सारे लोग करीब करीब 1 से 2 महीने तक ऐसी मुहिम चलाते रहे, ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाते रहे। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बाद बताता हूं कि मकसद मेरा क्या है और मैं क्यों इस पर इतने आक्रोश के साथ अपनी बात कर रहा हूं। चारों तरफ से कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये जो साहब हैं सुदर्शन टीवी वाले भाई साहब, इनको आप पहचानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें फटकार कई बार लगी है। हाल के दिनों में जब यूपीएससी जिहाद के नाम से इन्होंने एक कार्यक्रम प्रसारित किया था, उसके बाद उस कार्यक्रम पर पाबंदी लगी। लेकिन फिलहाल इस जो स्क्रीन है इसमें आप देख रहे होंगे, कोरोना जिहाद से देश को बचाओ, सुदर्शन टीवी वाले भाई साहब। नीचे तबलीगी जमात की टेरर कुंडली, अर्नब गोस्वामी और दुनिया भर में जमात ने फैलाया कोरोना, ये कहते हुए अर्नब गोस्वामी। ऐसे प्रोग्राम्स मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर पूरे अप्रैल महीने में कई चैनलों पर लगातार घंटों, अगर पूरे सप्ताह को जोड़े तो एक सप्ताह में 100-200 घंटे तक लगातार ऐसे कार्यक्रम चले, लगातार ऐसी मुहिम चली। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई मीडिया की इस भूमिका के खिलाफ, तो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा देकर बार बार कहा जा रहा है कि मीडिया की भूमिका संतुलित थी और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग हुई।
ये तथ्यात्मक रिपोर्टिंग है। अगर मीडिया उस दौर में कह रहा था कि भारत को इटली बनाने की साजिश है, ये कोरोना जिहाद है और घोषित तौर पर चैनल पर चलाया गया, तो कैसे तथ्यात्मक रिपोर्टिंग है? और क्यों भारत सरकार ऐसे मामले को छिपाना और दबाना चाहती है? क्योंकि एक तरफ चेहरा सुदर्शन टीवी के इन साहब का है, दूसरी तरफ गोस्वामी जी का है, और इन सब की भूमिका सरकार के साथ, सरकार के इर्द गिर्द सत्ताधारी दल को साधे रखने और सत्ताधारी दल के एजेंडा को लोगों के जनमानस में इंजेक्ट करने की मुहिम कैसे चलाते हैं, आप समझ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 1 महीने पहले करीब जब पहला हलफनामा केंद्र की तरफ से दिया गया था एक नौकरशाह के दस्तखत से, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज किया और कहा कि बहुत लिजलिजा और आक्रोश वाला और बेवकूफाना ये आपका हलफनामा है, और इससे लगता है कि इसमें चीजें छिपाई गई है। और उसके बाद दोबारा हलफनामा गया, उस आक्रोश के बाद दोबारा हलफनामा के बाद फिर मीडिया की भूमिका को लेकर, मुख्य धारा की मीडिया, गौर करिएगा, क्योंकि ये भी कहा कोर्ट में हलफनामा में कि जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के 743 अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, केंद्र की तरफ से कहा गया। मतलब ये कहा गया कि छुट भैये कुछ फेसबुक, कुछ यूट्यूब, कुछ इंस्टाग्राम, कुछ ट्विटर, इनको ब्लॉक किया। मुख्य धारा की मीडिया ने संतुलित होकर काम किया मिलॉर्ड, इसलिए उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया ने क्या किया, एक वीडियो में आपने वानगी देखी और एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं कि क्यों नहीं ऐसे वीडियो के आधार पर यह तय होने चाहिए। और यूट्यूब में अगर मैं ऐसे 100 वीडियो निकाल सकता हूं 4 घंटे में, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे तो देख सकते हैं। और क्यों नहीं यह तय होना चाहिए कि इस तरह की फेक न्यूज, इस तरह की खबरें, इस तरह की मनगढ़ंत बातें, इस तरह की साजिश रचकर एक नफरत वाले नैरेटिव को मुख्य धारा की मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, ऐसी कोशिशों पर क्यों न लगा। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद हलफनामे से नाराज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम किसी बाहरी एजेंसी को देंगे, क्योंकि सरकार कह रही है उनके पास मैकेनिज्म है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से ये मीडिया काम कर रहा है। एक और वीडियो छोटा सा है, ये भी आप सुनिए। तो मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं पूछता है भारत। एक बात अब तय है, अगर मरकज तबलीगी जमात के लोगों ने देश में कोरोना इस तरह से फैलाया ना होता, तो अब हम कोरोना को हरा चुके होते, सिर्फ ये तबलीगी जमात मरकज। लेकिन सुना आपने, लॉकडाउन के बाद ये क्या कह रहे हैं, अगर देश में तबलीगी जमात ना होता तो हम कोरोना को हरा चुके होते, सिर्फ ये तबलीगी जमात और मरकज के लोगों की वजह से देश में कोरोना है। इस बात को हो गए 7 महीने, और उसके बाद दिल्ली में भी लगातार मौतों की खबरें, और तीसरा राउंड कोरोना का दिल्ली में आ चुका है और मौतें हो रही है। और उसको लेकर दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन को लेकर एक आशंका है कि सरकार को मजबूर न होना पड़े कि कुछ सेलेक्टिव इलाकों में लॉकडाउन लगाना पड़े। तो ये क्या मरकज की वजह से हो रहा है? 7 महीने पहले शख्स ऐलान कर रहा था कि अगर मरकज ना होता, अगर साजिश करके देश भर में कोरोना नहीं फैलाया होता, तो हम कोरोना से मुक्त हो गए होते। ये शख्स ये कह रहा था आज से 7 महीने पहले। और उसके बाद जब ऐसी खबरें, ऐसी मनगढ़ंत फेक न्यूज के खिलाफ अगर याचिका दायर की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ऐसे लोगों का, ऐसे मीडिया संस्थानों का बचाव करती है। क्यों बचाव करती है आप जानते हैं, इस पर बहुत वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। और एक वीडियो हो तो मैंने अभी, ये सब वीडियो तो मुझे याद है, लेकिन अभी मैं थोड़ा 2 घंटे मैंने सर्च और रिसर्च किया, तो ऐसी 50 वीडियो है, इससे बहुत ज्यादा बातें कही गई है और उनको आतंकवादी घोषित किया गया कि कोरोना आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, ये सब कोरोना बम है। और यहां तक कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर यह तक कहा था कि ये कोरोना बांटने निकले हैं, ऐसे जैसे हर शख्स जो निकला निजामुद्दीन से, तबलीगी जमात से, मरकज से, वो ब्रीफकेस में कोरोना लेकर निकला और उसके बाद हैदराबाद गया, तेलंगाना गया, यूपी गया, बिहार गया, वो ब्रीफकेस में बम लेकर निकला। इस तरह से मुहिम चली।
और इस तरह से मुहिम का नतीजा ये हुआ कि एक नफरत का माहौल बना देश में, एक अविश्वास का माहौल बना, एक धर्म विशेष को जलील किया गया। उसके बाद सरकार कहती है कि मीडिया ने तथ्यात्मक और संतुलित रिपोर्टिंग की, और उसके बाद सरकार कहती है कि डिजिटल मीडिया को काबू करने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल मीडिया बेलगाम है और इसलिए अब डिजिटल मीडिया को पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुख्यधारा की मीडिया में जो खामी है, फेक न्यूज है, जो जिस तरह से गलत सलत खबरें चलाकर छवि खराब की जाती है किसी धर्म विशेष की या किसी की, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई आपने की है, क्या कार्रवाई करेंगे, किन किन कानूनों के तहत करेंगे, ये बताइए। सरकार वहां डिजिटल मीडिया को लेकर रोना धोना रोती है। तो ये अभी के वीडियो का सिर्फ मकसद इतना था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं जानता हूं कि सरकार के पास नियमन के लिए कानून भी है, एक एनबीएसए है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनबीएसए में सिर्फ भेजने से काम नहीं चलेगा। एनबीएसए एक जज की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें टेलीविजन के एडिटर्स होते हैं, मैं भी उसका मेंबर रहा हूं 2 साल, और सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, और वहां जो शिकायतें होती है वहां पहुंचाई जाती है, और उसके बाद उन शिकायतों के आधार पर किसी को पेनल्टी लगती है 1 लाख की, किसी को कुछ टिकर पर या चैनल पर चलाने के लिए निर्देश आता है। इसके अलावा वहां कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी हो कि सबकी नकेल कस दी जाए, या इस तरह से कंट्रोल के लिए एक नियामक की ऐसी बॉडी बन जाए कि उसके बाद सेंसरशिप लागू हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये बेलगाम है, और बेलगाम एक पक्ष को लेकर है, ये कभी बेलगाम मोदी जी को लेकर नहीं हो सकते, अमित शाह को लेकर नहीं हो सकते, सरकार का जहां हित सत्ता है वहां नहीं हो सकते। कहां हो सकते हैं आप सब जानते हैं। तो फिर क्यों नहीं ये तय किया जाए कि इन्हें कैसे पटरी पर लाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी बाहरी एजेंसी को अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमें बता दीजिए, हम किसी बाहरी एजेंसी को देंगे। अब इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है मैं नहीं जानता, और वो कैसे होगा कहना मुश्किल। लेकिन हाँ, किसी बॉडी की जरूरत जरूर है ताकि ये जो स्थितियां इतनी बेकाबू हो गई हैं उन स्थितियों को काबू में लाया जाए। थोड़ा तो डर हो कि आप ऐसे बेलगाम होकर आप इस तरह के बकवास चैनल पर चलाएंगे और इस तरह से एजेंडा चलाकर, इस तरह जो सुशांत के केस में हुआ, जो रिया के केस में हुआ, कितने गिनाए और बहुत बार मैं गिना चुका हूं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार के पास ये अधिकार है, लेकिन सरकार उन अधिकारियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि ये सारे लोग सरकार के लिए काम करते हैं। ज्यादातर लोग सरकार के हितों की हिफाजत करते हैं और सरकार इनके हितों की हिफाजत करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही कुछ दिखाना था कि जो सच सामने है, जो सब कुछ दिखता है, उसमें भी सरकार कहती है मीडिया ने संतुलित और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस मीडिया को बचाना चाहती है, किस मीडिया पर अंकुश लगा